दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद शान में। दोस्तों, यूपी बोर्ड का रिजल्ट तो आ चुका है, तो वैसे में अब आप अपने अगले एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे होंगे, अर्थात अपने अगली कक्षा की तैयारी में जुटे होंगे। तो ऐसे में देखिए क्या है कि लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, तो कक्षाएं तो चल नहीं रहे हैं। इसीलिए हमने तय किया है कि हम आपको आपके बोर्ड से रिलेटेड जो एनसीईआरटी की बुक चलती है उसके तहत जो भी प्रश्न आते हैं उसी को लेकर हम आज आए हैं। तो हम देखिए आज ये यूपी बोर्ड के 10th का साइंस का पहला चैप्टर लेकर आए हैं। ठीक है, कौन सा पहला चैप्टर लेकर आए हैं मित्रों? ठीक है, देखिए जो पहला चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रियाएँ और समीकरण, तो ये पहला चैप्टर है। तो इसी प्रकार बारी बारी से हम सभी चैप्टर आपको उपलब्ध कराएंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद शान पर जाकर वो सभी वीडियो देख सकते हैं और अपनी आगामी जो तैयारी है बोर्ड की वो बेहतरीन बना सकते हैं। ठीक है, यदि मित्रों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप अपने मित्रों को भी क्या करिए, ये शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, और अपने मित्रों को भी शेयर करना ना भूलें, जिससे कि उनको भी जो एनसीईआरटी के तहत जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में, वहाँ से आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। आपको सभी चैप्टर का बारी बारी से वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मित्रों, आज ये हमारा साइंस का जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएँ, उसको लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए इसको हम आपको पूरा डिटेल से बताते जाएंगे। देखिए जहाँ पहला आपका है चैप्टर रिव्यू। ठीक है, तो पाठ में किसके तहत पूछा गया है उन सबको बारी बारी चलते हैं। तो देखिए इसमें पहला हमारा टॉपिक है, ठीक है, जो फर्स्ट टॉपिक आपका है यहाँ पर देख रहे हैं, पहला बिंदु है रासायनिक परिवर्तन को भी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे देखिए जो केमिकल चेंज होती है उसको हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट की देखिए जो बात है, रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं। ठीक है, किसी भी जो देखिए हमारा रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके दो भाग होते हैं। पहला क्या, अभिकारक, और दूसरा क्या होता है, उत्पाद। ठीक है, जैसे अगर हम देखिए कार्बन प्लस O2, ठीक है, प्लस आपका बराबर आपका क्या बनता है, CO2। ठीक है, ये बनता है। तो देखिए जो है कार्बन प्लस O2 है, ठीक है, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, कार्बन और O2 देखिए दोनों क्या है आपके अभिकारक हैं। क्या, अभिकारक। ठीक है, अभिकारक हैं। और आपका देखिए जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना है क्या आपका उत्पाद है। ठीक है, उत्पाद। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दो पार्ट होते हैं, अभिकारक और उत्पाद। कौन, अभिकारक और उत्पाद। तो जो रासायनिक अभिक्रिया जो मिलकर जिनसे शुरू होता है वो अभिकारक कहलाते हैं, और जो बनता है वो क्या होता है, उत्पाद। जैसे आप उदाहरण से देख सकते हैं, जैसे हम चावल बनाते हैं तो चावल लेते हैं, पानी लेते हैं, ठीक है, उसको फिर पकाते हैं, तो दोनों से हमारा क्या मिलता है, तब जाकर चावल पका हुआ बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे रिएक्शन में दो रिएजेंट या अभिकर्मक या अभिकारक जो होते हैं वो जिनसे मिलकर हमारा कोई उत्पाद बनता है वो क्या होता है। ठीक है, तो हमारे रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा देखिए पॉइंट है यहाँ पर, वे पदार्थ जिनमें रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक परिवर्तन होता है अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को शुरू करने के लिए, ठीक है, शुरू में हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बात करते हैं, अभिक्रिया के दौरान नए बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है ना, जैसा कि मैंने बताया अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर पॉइंट है, शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। जैसा कि हमने अभी बताया जो हमारा CO2 यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो देखिए जो कार्बन प्लस O2, ठीक है, ये दोनों क्या हुए आपके अभिकारक हैं, और इससे क्या बनेगा आपका CO2। ठीक है, तो ये देखिए क्या आपके अभिकारक हैं और ये क्या है, उत्पाद। ठीक है, तो देखिए शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर के निशान लगाकर दर्शाया जाता है। ठीक है, तो दोनों अभिकारक हैं और ये क्या है, उत्पाद, उनके बीच देखिए हम तीर लगाकर दर्शाते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा बिंदु है, तीर का सिरा उत्पाद की ओर इंगित करता है और अभिक्रिया होने की
दिशा को दर्शाता है। ठीक है, तो जो तीर का देखिए जो उसका सिरा होता है वो हमारा प्रोडक्ट को, जो उत्पाद बनता है उसको दर्शाता है। चलिए अगला पॉइंट है, देखते हैं यहाँ पर। देखिए सभी जो हमारे एनसीईआरटी से ही है, बाहर से कुछ नहीं पूछा गया इसमें। ठीक है, अभिकारकों के बीच प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर लिखा जाता है, राइट हैंड साइड। ठीक है, जैसे कि अगर हम दूसरा देखें, देखिए Na, ठीक है, प्लस HCl। अगर हम बात करेंगे इसको देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, NaCl प्लस आपका देखिए हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर आप देखिए 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है, ये सोडियम आपका 2 हो जाएगा, तो ये आपका बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए ये आपके क्या होंगे, अभिकारक होंगे, ये क्या होंगे, आपके उत्पाद होंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बन रही एकदम अंत तक। और जो भी आपकी समस्याएं हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखते हैं। जो अगला पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त और उपयोगी बनाया जा सकता है। ठीक ना, देखिए जो हम शब्दों से लिखते हैं रासायनिक सूत्र से, ठीक ना, और जैसे कि बताया वहीं आपका कार्बन प्लस O2, ये देखिए CO2। ठीक है, तो ये क्या होगा, देखिए ये सूत्रों के द्वारा दर्शाया गया है। ठीक ना, जहाँ पर CO प्लस O2 क्या है, आपके अभिकारक हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बना क्या है, उत्पाद है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, केवल आप अंत तक बने रहें। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक, एक रासायनिक समीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, कोई भी रासायनिक समीकरण दिया है तो वो क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया को क्या करता है, दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या तीर के दोनों ओर समान होते हैं। ठीक है, तो देखिए संतुलित जो हमारा रासायनिक समीकरण होता है उसमें देखिए जो होता है तीर के दोनों परमाणु की संख्या क्या होती है, समान होती है। ठीक है, अगर हम देखिए बात करें कार्बन प्लस O2 की, ठीक है, तो आपका क्या बनेगा, CO2। देख रहे हैं कार्बन इधर एक है, कार्बन इधर एक है। ठीक ना, ऑक्सीजन इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर 2 है। ठीक है, तो जो हमारा रासायनिक संतुलित समीकरण होता है उसमें देखिए जो परमाणु की संख्या होती है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या होती है, समान होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण कहते हैं। ध्यान देना, कंकाली समीकरण किसे कहते हैं, तो असंतुलित। ठीक है, जैसे देखिए आपका Na प्लस HCl। ठीक है, अगर इसका देखेंगे, देखिए अगर इसको हम बनाएं यहाँ पर देखिए तो क्या आपका, अगर हम करें तो NaCl प्लस क्या होगा आपका हाइड्रोजन, तो ये क्या है, संतुलित है, H2 संतुलित है, नहीं है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन इधर 2 है और इधर क्या है, 1 है, तो क्या है आपका कंकाली समीकरण कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट हमारा बिंदु है द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण, और ध्यान देना जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो ऊर्जा पर आधारित है। किस पे, ऊर्जा पर, ऊर्जा के सिद्धांत पर आधारित है। ध्यान देना, जो भी हम जैसा कि बता दिए हैं, जो भी इससे रिलेटेड रहेगा सभी को हम दे देंगे। ठीक है ना, और द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम दिया था, किसने दिया था, वो लेवासिए ने, लेवासिए। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, आप वीडियो को पॉज करके अपना कॉपी पेन लेकर बैठिए और नोट कर लीजिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि बोर्ड में जो पूछे जाते हैं इसी से पूछे जाते हैं। ठीक है, और एनसीईआरटी जानते हैं खासकर एक एक टॉपिक पूछता है। ठीक है, तो अगला देखते हैं। अगला देखिए हमारा जो है पॉइंट, द्रव्यमान संरक्षण नियम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है ना ही विनाश होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, तो यही क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। शॉर्टकट में इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ऊर्जा न तो नष्ट की जा सकती है और न ही उत्पन्न की जाती है। तो ये क्या है, आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, जिससे किसने दिया था, लेवासिए ने दिया था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए अगला पॉइंट यहाँ पर है, रासायनिक अभिक्रिया के बाद और रासायनिक अभिक्रिया के पहले प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान रहती है। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले में बताया था। ठीक ना, तो आप देख सकते हैं कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले और रासायनिक अभिक्रिया के बाद क्या होगा,
परमाणु की संख्या दोनों तरफ क्या होती है, समान होती है। ठीक है, नेक्स्ट चल दें। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट है कंकाली समीकरण को हिट एंड ट्रायल मेथड और इंस्पेक्टिंग मेथड के उपयोग से संतुलित किया जा सकता है। ठीक है ना। तो हमारे देखिए जो कंकाली समीकरण या फिर इसको क्या कहते हैं, असंतुलित समीकरण को हिट एंड ट्रायल मेथड और इंस्पेक्टिंग मेथड, ठीक है, क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन और अपचयन से ये सभी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं। ठीक है। तो हमारे देखिए जो केमिकल रिएक्शन होती है या रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार में आते हैं, संयोजन माने क्या होता है, जुड़ना, वियोजन माने अलग होना, विस्थापन माने हटा देना, द्विविस्थापन माने 2 बार हटा देना, उपचयन और अपचयन ये सभी क्या होती है, हमारी रासायनिक अभिक्रिया के क्या है, प्रकार हैं। ठीक है, बारी बारी से आपको आगे बताया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप केवल बने रहे वीडियो पे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए संक्षारण और विकृत गंधिता उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव के कारण होते हैं। ठीक है। संक्षारण क्या होता है, आपका जंग लगना, और जो विकृत गंधिता क्या होती है, ये किसी भी वस्तु का देखिए दुर्गंध जो आता है। ठीक है। तो ये क्या होता है, उपचयन, किसके कारण, उपचयन के कारण होती है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर हमारा देखिए अगला क्वेश्चन है एक संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया अभिकारक उत्पाद और उनके भौतिक दशाओं को संकेतों में दर्शाता है। ठीक है। जो देखिए एक संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें अभिकारक उत्पाद और उनके भौतिक दशाओं को क्या होता है, संकेत के रूप में हम लिखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा पॉइंट है संयोजन अभिक्रिया। ठीक ना। देखिए जैसा कि हम बता दिए थे संयोजन माने यूज माने जोड़ होता है। ठीक ना। तो संयोजन अभिक्रिया देखिए क्या होती है, तो देखिए दिया है कि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एकल नया उत्पाद बनाते हैं। ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर जब केवल एक ही पदार्थ बनाए तो क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया। जैसे देखें हमारा Na हो गया प्लस क्या होगा Cl, सॉरी ये फिर से देखते हैं Na प्लस Cl आपका क्या बन जाएगा, NaCl। ठीक है ना। तो देखिए ये आपका क्या है, संयोजी अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए दिया है संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक एकल नया पदार्थ उत्पाद बनाते हैं। तो देखिए सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बनाते हैं, नमक। ये क्या आपका नमक का फार्मूला है, ध्यान देना NaCl किसका फार्मूला है, ये नमक का। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है और बहुत सी अभिक्रियाएँ हैं आप दे सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है वह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना। देखिए ऊष्मा के आधार पर हमारी जो अभिक्रियाएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती है। एक ऊष्मा शोषी, जिसमें ऊष्मा शोषी माने सोखना, ठीक है ना, जो ऊष्मा को आकर्षित करती है या सोखती है वो क्या कहलाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और अगर हम बात करें दूसरी तो ऊष्मा छेपी माने छेपड़ करना या बाहर निकलना। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, वो क्या कहलाती है, ऊष्मा छेपी। जैसे हमारा देखिए क्या होता है, जो पाचन है सॉरी जो श्वसन है वो क्या है, ऊष्मा छेपी है। ठीक है ना। और ये देखिए कार्बन प्लस O2 ये भी क्या आपका ऊष्मा छेपी है। ठीक है ना। जब हम कार्बन को जलाते हैं तो क्या होती है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या ऊष्मा भी मिलती है। तो क्या है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया के उदाहरण हैं। ठीक है। तो ऊष्मा के आधार पर हमारी जो अभिक्रियाएँ होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। ऊष्मा शोषी, जो ऊष्मा को शोषी माने सोखना, जो ऊष्मा को सोखे, और ऊष्मा छेपी जो ऊष्मा को बाहर निकाले। ठीक है। तो बहुत आसानी से आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। अगला पॉइंट है अवक्षेपण अभिक्रियाएँ अघुलनशील लवणों का उत्पादन करती है। ठीक है ना। देखिए जो हमारे अवक्षेपण अभिक्रियाएँ होती हैं वो अघुलनशील लवणों का क्या होती है, प्रोडक्शन उत्पादन करती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है द्विविस्थापन अभिक्रिया में 2 भिन्न अणुओं या अणुओं के समूहों में बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है ना। तो हमारे देखिए जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उसमें 2 भिन्न अणुओं का या परमाणुओं के समूह का क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अभिक्रिया में पदार्थों से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग अथवा ह्रास भी होता है। ठीक है ना। तो कोई भी जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें या तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का योग होगा या उसकी कमी होगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं ऑक्सीजन का योग अथवा हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। ठीक है।
अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है या फिर हाइड्रोजन अलग हो रहा है, तो वो क्या कहलाती है, हमारी ऑक्सीकरण कहलाती है या उपचयन कहलाती है। ठीक है ना, ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑक्सीजन का ह्रास अथवा हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है। ठीक है ना। अब देखिए उसका उल्टा है, जो हमारा ऑक्सीकरण और जो हमारा ये है उपचयन, दोनों क्या होता है, अपोजिट होता है। तो देखिए उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास अथवा हाइड्रोजन का योग तो जब क्या होगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का क्या होगा, कमी होगी और हाइड्रोजन का क्या होगा, बढ़ोतरी होगी, तो हमारी क्या कहलाएगी, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। जब कोई तत्व किसी यौगिक से किसी दूसरे तत्व को विस्थापित करता है तो विस्थापन अभिक्रिया होती है। ठीक है ना। जैसे देखिए हम बात करते हैं Cu प्लस FeSO4। ठीक है, इसको अगर देखेंगे, देखिए यहाँ पर जो बनेगा हमारा क्या बनेगा, अब CuSO4 कॉपर सल्फेट बन जाएगा, प्लस ये देखिए आयरन क्या हो यहाँ पर विस्थापित हो गया। ठीक है ना। तो देख रहे हैं जो हमारा कॉपर है वो फेरस सल्फेट के विलयन से क्या करता है, फेरस को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। ये तो क्या है आपका विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक ना, जो कि उसके घुलनशील विलयन से क्या, तो उसको डिस्प्लेस या हटा देता है। ठीक ना, विस्थापन मैंने क्या होता है, हटा देना। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। जो हमारा विस्थापन अभिक्रिया है में एक अधिक क्रियाशील, देखिए दूसरा है विस्थापन अभिक्रिया में एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है। ठीक है, जैसे आयरन जिंक और कॉपर को, जैसे आयरन जिंक और कॉपर को विस्थापित कर देता है। ठीक है ना, जैसे आपका आयरन है जिंक और कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो इसे देखिए एग्जाम्पल देख लेंगे। आयरन है, अगर हमारा देखिए आयरन है प्लस क्या है, जिंक सल्फेट है। ठीक है ना, जिंक सल्फेट है, तो अब क्या करेगा, यहाँ पर देखिए आपका फेरस सल्फेट बन जाएगा, फेरस सल्फेट प्लस क्या बनेगा, आपका जिंक बचेगा। ठीक है ना। अब ऐसा देखिए क्यों होता है, क्योंकि देखिए जो हमारा आयरन है वो जिंक से क्या होता है, जो हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी है उसमें क्या होता है, जिंक से आयरन ऊपर होता है। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं ऊपर होती हैं वो अपने से नीचे वाले धातुओं को उसके सॉल्यूशन से क्या करती हैं, विस्थापित कर देती है। क्योंकि देखिए आयरन जो है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या है, जिंक से ऊपर है, इसीलिए क्या करेगा, ये जिंक विलयन से क्या करेगा, जिंक को विस्थापित कर देगा। ठीक है, हटा देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप विद्युत रासायनिक श्रेणी को याद करके ये समझ सकते हैं। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, जैसा कि पहले बताए हैं, जो हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है उसमें आयनों का क्या होता है, एक्सचेंजिंग होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, हमारे भोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि से भोजन का उपचयन तेज़ी से होता है, जिससे वह विकृत गंधिकता हो जाता है। ठीक है, देखिए हमारा जो भोजन होता है उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो भोजन में क्या होता है, उपचयन, तो उपचयन से ही क्या होता है, हमारा विकृत गंधिता होती है, जो हमारे भोजन में बदबू या दुर्गंध आने लगता है। ठीक है, तो किसके कारण होता है, उपचयन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो नेक्स्ट बिंदु है, यहाँ पर देखें, विकृत गंधिता, पदार्थों का गंध और स्वाद बदल जाता है। ठीक ना, वहीं जो देखिए बदबू आने लगती है भोजन से, तो हमारा उपचयन के कारण होती है। तो उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि। ठीक है, और हाइड्रोजन का क्या होगा, ह्रास या कमी। ठीक है, तो वो तो आपका देखिए रिव्यू था। अब हम चल रहे देखिए जो NCERT से जो प्रश्न पूछे जाते हैं पहले पार्ट से, उसको लेकर अब देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ठीक है, तो देखिए मैग्नीशियम, ध्यान देना, मैग्नीशियम देखिए आपका क्लोरोफिल, जो आपका क्लोरोफिल पौधों में होता है उसके सेंटर में पाया जाने वाला प्रमुख धातु है। ठीक ना, मैग्नीशियम। तो क्लोरोफिल के सेंटर में जो हमारा धातु पाया जाता है वो क्या पाई जाती है, आपकी मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम का देखिए जो यहाँ पर होता है Mg होता है। और बात करें इसके परमाणु क्रमांक की, तो मैग्नीशियम का आपका क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या कारण है कि मैग्नीशियम को जलाने से पहले रिबन को साफ किया जाता है। तो इसके उत्तर देखिए है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है ताकि वो जलते समय पूरी तरह वायु के संपर्क में रहे। ठीक है ना, और इसका देखिए कारण ये है कि वायु में देखिए मैग्नीशियम कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड की परत उस पर जम जाती है। ठीक ना, तो उसको भी हटाने के लिए क्या होता है,
उसको साफ किया जाता है। चलिए अगला हमारा जो प्रश्न है यहाँ पर, दूसरा प्रश्न है यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। ठीक है ना। देखिए हाइड्रोजन, देखिए इसका देखिए जो हो जाएगा आपका, ठीक ना। तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा, तो हाइड्रोजन प्लस है ये आपका Cl2 हो जाएगा, और इधर क्या होगा आपका 2HCl। ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, इसको संतुलित कर लेंगे। ठीक है। और बाकी जो रिएक्शन यहाँ पर है दिया, बेरियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड, सोडियम जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है। तो ये सब सभी आप देखिए एनसीईआरटी के बुक में पढ़कर, और देखिए रिएक्शन यहाँ पर दिया रहेगा, आप समझ सकते हैं। एक यहाँ पर हमने बता दिया है, बाकी को आप समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपका उसको सलूशन अवश्य देंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो सभी देखिए जितने क्वेश्चन हैं सभी एनसीईआरटी के बुक से ही लिए हैं, अलग से कुछ नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, आप आसानी से कर लेंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। आपके चैप्टर में, आपके बुक में है, तो बुक पढ़ कर क्या कर इसको देख सकते हैं। ठीक है। बाकी अगर नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, उसे वैसे ही करेंगे जैसे ऊपर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है, किसी पदार्थ यक्स के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। ठीक ना। तो पहला इससे प्रश्न क्या दिया है, पदार्थ एक्स का नाम तथा इसका सूत्र लिखो। ठीक है। तो हमारा एक्स क्या होगा, चूना होगा। ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्साइड होगा। ठीक है ना। ऊपर लिखे पदार्थ की जल के साथ अभिक्रिया लिखो। अब देखिए कैल्शियम ऑक्साइड का देखिए क्या करेंगे हम, कैल्शियम सफ़ेदी करेंगे, चुना होगा। ठीक है। तो यहाँ पर इसको देख सकते हैं, सूत्र आपको मिल जाएगा, और जल के साथ अभिक्रिया क्या होगी आपको वहाँ पर बुक में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारा तीसरा अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। अब देखिए असत्य पूछा है। ठीक है। तो देखिए लेड ऑक्साइड, ठीक ना, प्लस कार्बन, इधर देखिए लेड बन रहा है, प्लस क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे बना। देखिए तो यहाँ पर देखिए लेड से क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीजन अलग हो रहा है, तो क्या होगा हमारे, देखिए लेड से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अलग हो रहा है। ठीक, ध्यान देना, जब ऑक्सीजन जब अलग होगा तो क्या होगा, देखिए देखते हैं यहाँ पर पूरा, देखिए शीशा अपचयित हो रहा है। ठीक ना। तो उसका क्या होता है, अपचयन, जब कार्बन अलग हो रहा है, देखिए यहाँ पर दे दिया है सीधे, यहाँ पर लेट से क्या है, ऑक्सीजन अलग हो गया तो क्या होगा, अपचयन होगा इसका। अब दूसरे देखिए कार्बन, क्या कार्बन देखिए ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन का जब योग होगा तो क्या होगा, देखिए जब योग होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तो क्या होगा, उपचयित होगा, क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। ठीक ना। अब ऊपर पढ़े हैं, ठीक ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक ना। तो कार्बन उपचयित हो रहा है आपका सत्य हो जाएगा। ठीक ना। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की ह्रास हो रही है, कमी हो रही है। ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। तो देखिए दूसरा अब बता, देखिए ए एवं सी कथन सत्य है। ठीक ना। तो ए और जो हमारा सी है वो क्या है, सत्य है, बाकी जो हमारा दो है वो क्या है, असत्य है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। सभी एनसीईआरटी के प्रश्न से हैं, तो जो भी बोर्ड में आते हैं इसी से आते हैं, अलग से कुछ नहीं आता। ठीक है। देखिए जो रिएक्शन दिया है, फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन बनता है, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो देख रहे हैं, देखिए आपका, देखिए यहाँ पर देखिए आपका क्या है, देखिए फेरिक ऑक्साइड है प्लस एल्युमिनियम, तो हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड बन रहा है, और आयरन यहाँ पर विस्थापित हो जा रहा है, तो कौन सा है यहाँ पर, ये आपका विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है। अब क्या होगा, देखिए एल्युमिनियम क्यों विस्थापित कर दे रहा है आयरन को, क्योंकि देखिए जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्युमिनियम की जो उपस्थिति है वो आयरन से ऊपर है, इसीलिए जो हमारे ऊपर वाले धातु होते हैं वो उनके नीचे वाले धातुओं से इसी सॉल्यूशन से उसको क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं। तो जो हमारी रिएक्शन है ये विस्थापन अभिक्रिया की है। ठीक है। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी में देखेंगे तो आपको एल्युमिनियम क्या होगा, आयरन से ऊपर मिलेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा क्या क्वेश्चन है यहाँ पर है, लौह चूड़ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाए। ठीक है ना। देखिए जब हम लौह चूड़ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस और एवं आयरन क्लोराइड बनता है।
ठीक है ना, आपको रिएक्शन में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए जो है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए उसका उत्तर जो होगा, जब अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान हो तो ऐसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात ये हुई। और क्यों करते हैं, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो देख रहे हैं, जैसे कि हम बता दें एक और आपको, Na प्लस Cl2। ठीक है, देखिए क्या बनेगा, आपका नमक बनेगा NaCl। तो क्या ये संतुलित है, नहीं है, क्योंकि देखिए सोडियम इधर एक है तो सोडियम एक सही है, क्लोरीन इधर दो है लेकिन क्लोरीन इधर एक है। ठीक ना, तो क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर दो लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, दो होगा। अब क्या है, संतुलित है। ठीक है ना, अब किस लिए करते हैं, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, आप कल बने रहें। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखकर संतुलित कीजिए। ठीक है, तो कि जो पहला दिया है आपका यहाँ पर, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से लेकर अमोनिया बनाता है। ठीक है, देखिए नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन आपका क्या बन रहा है यहाँ पर, अमोनिया NH3। अब इसको देखिए संतुलित करिए, हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 3 है, अब यहाँ पर नाइट्रोजन है तो यहाँ पर क्या देखिए 2 कर दीजिए, 2। आपका देखिए 3 दूनी 6, या आपका 3 दूनी 6 हो जाए। ठीक है, तो ये क्या है, इस तरह से क्या कर सकते हैं, आपको संतुलित कर लेंगे और बाकी की जो है आपको बुक में मिल जाएगा। ठीक है, आप उसको आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक हम यहाँ पर बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया संतुलित, बार बार सब कर लें, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, तीनों देखिए दिया है, चारों आपको मिल जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। अब बाकी आपकी किताब में, और देखिए जो समीकरण है उसको आपको ध्यान देना होगा अच्छे से, बारीकी से, क्योंकि समीकरण देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए आपको दिया है, अगला जो प्रश्न है, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। ठीक है, तो पहला देखिए दिया है यहाँ पर, पहला देख लेंगे। तो पहला यहाँ पर देख रहे हैं, नाइट्रिक अम्ल है प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा चुना है। तो यहाँ पर देखिए संतुलित जो किया गया है यहाँ पर किस तरह से, देखिए अब यहाँ पर हाइड्रोजन दूसरा करिए, देखिए तो यहाँ पर देखिए सभी क्या हैं, संतुलित किए गए हैं। ठीक है, आपको दोनों तरफ के देखिए परमाणु की संख्या वो इक्वल करना होगा। ठीक है, जिससे कि आपका समीकरण क्या हो, बैलेंस या संतुलित हो जाए। तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप अगर अच्छे से पढ़े हैं, किताब अच्छे से पढ़े हैं और यहाँ पर देखें तो क्या होगा, आपका आसानी से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, एक हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए HNO3 है प्लस यहाँ पर देखिए कार्बन कैल्शियम नाइट्रेट बन रहा है प्लस जल बन रहा है। ठीक है, अब देखिए संतुलित करिए, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है, इधर कितना है आपका 2 3। ठीक है, 3 है, इधर कितना है आपका, इसको आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, अब उसको देख लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। चलिए आगे देखिए, ये भी आपको देखिए संतुलित से है। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या प्रोडक्ट बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। ठीक है, तो एक चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से आपका क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया यहाँ पर और यहाँ पर जल हो गया। ठीक है, तो यह क्या होगा, आसानी से आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। ठीक, तो जिंक प्लस AgNO3 आपका सिल्वर नाइट्रेट हो गया है, तो जिंक नाइट्रेट बन जाएगा प्लस आपका सिल्वर क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो क्या आएगा, ये भी आपका देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन रिएक्शन का क्या है, उदाहरण है। सी में दिया है, देखिए आपका सी जो है एल्युमिनियम प्लस कापर क्लोराइड, आपका क्या बन रहा है प्रोडक्ट में, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कापर। तो यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम कापर क्लोराइड को यहाँ पर यह विस्थापित कर दे रहा है। ठीक है, आपका चौथा है यहाँ पर देखिए बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड आपका और पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा, तो आपका क्या रहेगा, बेरियम जो रहेगा वो पोटेशियम को विस्थापित कर देगा। ठीक है, और तो BaSO4 बनेगा प्लस KCl2 KCl। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखते रहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दिया है क्वेश्चन हमारा अगला क्या है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण देखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। ठीक है,
तो पहला देखिए यहाँ पर दिया है पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड। क्या बन रहा है आपका? पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड, क्या आपका पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड बन रहा है। तो क्या है देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, ब्रोमीन है तो देखिए विस्थापित हो जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। इसमें देखिए जो हमारा दूसरा दिया है बी वाला, जिंक कार्बोनेट प्लस जिंक कार्बोनेट, आपका जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, इस जिंक से क्या हो रहा है आपका कार्बन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो क्या आपका है। ठीक है, इस तरह से देखिए क्या है आपका योग अभिक्रिया है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलकर HCl बना है, तो क्या है संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, बात करें डी की तो मैग्नीशियम प्लस HCl। ठीक है, तो यह MgCl प्लस हाइड्रोजन, तो ये क्या आपका विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आ गया ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो देखिए उत्तर, वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें उत्पादों के बनने पर ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है ना, तो जिन रासायनिक अभिक्रिया में प्रोडक्ट के बाद ऊष्मा निकलती है वे क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा बाहर निकालना। ठीक है, देखिए कार्बन को जब हम जलाते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और ऊष्मा भी निकलती है, तो क्या होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, दूसरा देखिए हमारा, देखिए जब हम क्या करते हैं, जो हमारे देखिए ग्लूकोज का विखंडन होता है तो वहाँ पर क्या होता है, देखिए सॉरी ये दोनों देखिए क्या होता है, यहाँ पर जो हमारा शोषण होता है वो भी क्या होता है, ऊष्माक्षेपी है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या होता है, ऊष्मा निकलता है। ठीक है, तो दोनों क्या है हमारा जो पहला दूसरा है क्या है, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट दूसरा देखते हैं, वे अभिक्रियाएँ जिसमें उत्पादों के बनने पर ऊर्जा अवशोषित होती है वे ऊष्माशोषी कहलाती हैं। ठीक है, देखिए तो फेरस सल्फेट का देखिए जो कहते हैं फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO3। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, जब हमारे प्रोडक्ट बनते हैं, जब हम फेरस सल्फेट को वियोजित करते हैं तो वहाँ पर क्या होती है, फेरस सल्फेट को ब्रेक करने के लिए हमें क्या होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसीलिए क्या होगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो देखिए जो हमारा रेस्पिरेशन है, श्वसन है, उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो पाचन क्रिया के समय भोजन हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा मुक्त करता है। हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है, अतः श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर देखिए जो श्वसन की अभिक्रिया ग्लूकोज हो गया या ऑक्सीजन हो गया प्लस CO2 प्लस H2O, इसके फलस्वरूप क्या होती है, हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है ना, तो ऊर्जा क्या है, ऊष्मा है। ठीक है, तो ऊर्जा जो हमें निकलती है ऊष्मा के रूप में निकलती है। ठीक है, वो ATP के रूप में हमें संचित होती है, किसके, ATP के रूप में। तो वो ऊर्जा होती है, ऊर्जा क्या है, एक प्रकार की ऊष्मा है, तो इसीलिए हमारे क्या है जो श्वसन है क्या है, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से क्या करेंगे बता देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। ठीक है ना, तो देखिए वियोजन माने क्या होता है, अलग होना, संयोजन माने जुड़ना। तो देखिए उत्तर जो होगा, जिस प्रकार संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, ठीक है, ठीक उसी के विपरीत वियोजन अभिक्रिया में कोई यौगिक दो या दो से अधिक, सारी ये गलत दिया, दो से अधिक यौगिकों में क्या होता है, विघटित हो जाता है। विघटित माने टूटना। ठीक है, तो इस तरह से। तो देखिए संयोजन में क्या होता है, अब संयोजन में देखिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, आपके जल बनाते हैं। तो क्या होता है, जुड़कर बन रहा है तो संयोजन होगा। और देखिए इसको जल को जब हम तोड़ते हैं तो क्या बनता है आपका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो क्या होता है वियोजन, वियोजन में बंटना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत अच्छा है। चलिए अगला है हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड का सामान्य नाम लिखो। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जो हमारा का नाम है उसका क्या है, चूना पत्थर या जिंदा चूना उसको कहते हैं, या हाँ ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड का एक मुख्य संघटक क्यों होता है। देखिए ये आपका होता है आपका सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये NaHCO3, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। ये खाने का सोडा, क्या खाने का सोडा का सूत्र है। ठीक है, ध्यान देना, खाने का सोडा। तो देखिए उत्तर है, अब एंटासिड मतलब कि जो अम्लता को कम करता है, पेट में जो अम्लता होती है उसको घटाने का कार्य करता है, ये एक घटक क्यों है। देखिए क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक क्षारीय पदार्थ है, यह एसिड को उदासीन कर देता है। तो देखिए जब हमारे
पेट में जलन होती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, तो हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या खाने का सोडा दिया जाता है, क्योंकि जो खाने का सोडा है वो क्षारीय होता है और ये क्या करता है, जो हमारे पेट में अम्लता रहती है उसको क्या करता है, वो उदासीन कर देता है। ठीक है, तो ध्यान देना। ये हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों को किन किन भौतिक अवस्थाओं में दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ठोस, द्रव, गैस और जलीय विलयन। ठीक है, तो जैसे देखिए, अगर हम देखिए सोडियम प्लस क्लोरीन, ठीक है, आपका बनेगा Na, क्या बनेगा आपका NaCl। NaCl आपका क्या है, आपका सॉलिड है, ठीक ना, इसको क्या करेंगे हम S से दर्शाएंगे। सोडियम क्या है आपका ठोस है, तो इसको आपको S दर्शाएंगे। क्लोरीन क्या है गैस है, तो इसको G से। ठीक है, तो इस तरह से दर्शाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न है, क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है। ठीक ना, तो जब हम क्या करते हैं, यह सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो जैसे ही क्या करेंगे हम मैग्नीशियम को क्या करेंगे, वायु में जलाएंगे, तो आपको क्या बनेगा, Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक ना, Mg2 बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, बार बार रिपीट किया है। श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, काट दीजिए। तो पहले बता दिया है। देखिए, श्वसन क्रिया जो हमारी कोशिकाओं में निरंतर होती रहती है, यह एक प्रकार की ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ठीक है, भोजन से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट टूटने के बाद ग्लूकोज में बदलता है, जो श्वसन अभिक्रिया में ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। चूँकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में भी ऊर्जा निकलती है, इसलिए श्वसन को भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं हमारी जो श्वसन क्रिया में क्या होती है, ग्लूकोज का दहन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, हमारा ATP के रूप में ऊर्जा निकलती है। और ऊर्जा क्या होती है, एक प्रकार की ऊष्मा ही है। तो हमारा का जो हमारा श्वसन क्या होगी, ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा को बाहर निकालना। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है, उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं। इस अभिक्रिया का एक संतुलित समीकरण लिखिए। तो देखिए, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल पदार्थ बनाते हैं तो वह हमारी अभिक्रिया कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल होगा, देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड क्या संयोजन है। और देखिए हाइड्रोजन प्लस आपके ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, आपके जल बनाते हैं, H2O। क्या संतुलित है, नहीं है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। अब कितना, हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2, यहाँ पर 2। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये भी क्या है आपका संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। आप चलिए, वसा युक्त अथवा तेली खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखने के लिए पैकिंग थैली में कौन सी गैस से युक्त किया जाता है, क्यों। ठीक है, देखिए जो हमारे फैटी हमारी जो खाद्य सामग्री होती है, देखिए थैली से ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन युक्त किया जाता है। इससे उपचयन की संभावना खत्म हो जाती है और थैली में रखे पदार्थ विकृत गंधिता नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान देना, जितने हमारे देखिए फैटी या वसा युक्त चर्बी युक्त जो हमारे खाद्य सामग्री होती है, उनको थैली में जब पैकिंग किया जाता है तो उसमें ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं जब ऑक्सीजन रहेगा तो उसमें क्या होगा, उसका उपचयन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उपचयन को रोकने के लिए, और उपचयन से हमारे क्या होता है, विकृत गंधिता होती है, तो ऑक्सीजन को निकाल कर हम उसकी जगह क्या कौन सी गैस भर देते हैं, नाइट्रोजन, जिससे हमारा जो हमारा खाद्य सामग्री होती है वो सुरक्षित रहती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्रियों के उपचयन से उनमें से कौन सा गुड़ा जाता है, तो ये विकृत गंधिता आ जाता है। ठीक है, ध्यान देना, वही प्रश्न है। नेक्स्ट है, वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्रियों के उपचयन की गति धीमी करने के लिए 2 महत्वपूर्ण उपाय लिखिए। ठीक है, तो पहला देखिए क्या है, वायुरोधी बर्तन में रखने से उपचयन की गति हो जाती है। ठीक है, तो कम हो जाती है। सर यहाँ कम नहीं दिया है, तो कम। तो जब हम देखिए वायुरोधी, तो वायुरोधी जब बर्तन रहेगा तो उसमें ऑक्सीजन जाएगी नहीं, जब ऑक्सीजन जाएगी नहीं तो उसमें उपचयन की जो गति क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो एक उपाय हो गया। दूसरा है आपका, थैली से ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन युक्त करने से उपचयन की संभावना खत्म हो जाती है। ठीक है, तो जब कोई हमारा थैली रहेगा उसमें हम ऑक्सीजन को हटा देंगे और नाइट्रोजन को डाल देंगे, तो जब ऑक्सीजन रहेगा नहीं तो उसका उपचयन होगा नहीं। तो ये भी क्या होता है, 2 कारण हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, उस अभिक्रिया का नाम लिखिए जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो हमारी क्या होगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया या डबल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसमें आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो देखिए उत्तर होगा, ऐसी प्रक्रियाएं जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है।
रासायनिक अभिक्रिया कहलाती हैं। ठीक है, जैसे देखिए दूध से दही का बनना। अब देखिए दूध दही अलग अलग पदार्थ है दही। ठीक है, अब दही से आप दूध बनाएंगे नहीं बनाएंगे, ठीक है। लोहे पर जंग लगना, ये भी क्या आपका रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए उत्तर जो होगा, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक ना, तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों या सूत्रों के रूप से क्या होता है व्यक्त किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे आपका H2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से जल बनता है। ठीक है, ये भी क्या है आपका रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक समीकरण के कितने भाग होते हैं। तो ध्यान देना, रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं। पहला अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ। ठीक है, दूसरा उत्पाद, रासायनिक अभिक्रिया से उत्पन्न पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण देख लें तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर अभिकारक है, और जो हमारा बना CO2 ये क्या है उत्पाद है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सॉरी नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए, तीर के बाईं ओर तथा दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो, ऐसे समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो जब तीर के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या क्या होगी, समान नहीं होगी, तो हमारा जो समीकरण क्या कहलाएगा, असंतुलित। देखिए जो उदाहरण दिया है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम के 2 परमाणु हैं और यहाँ ऑक्सीजन के 2। ठीक ना, इधर क्या हुआ, ऑक्सीजन के 1 है और मैग्नीशियम का 1 है, तो क्या होगा, परमाणु संख्या दोनों तीर के दोनों तो बराबर है नहीं है, इसलिए क्या हमारा आएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए देख सकते हैं, मैग्नीशियम के 2 दिया है अभिकारक में और यहाँ पर उत्पाद में 1। ठीक है, ऑक्सीजन के अभिकारक में यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर उत्पाद में 1 है, तो ये क्या होगा हमारा असंतुलित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यौगिक किसे कहते हैं। ठीक है, तो यौगिक तो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मेल से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं एवं ये हमेशा निश्चित अनुपात में होते हैं। ठीक है, तो हमारे देखिए 2 या 2 से अधिक परमाणु से बने पदार्थ क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। और यौगिकों में देखिए जो परमाणु की संख्या होती है एक निश्चित अनुपात में होती है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आपका देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, कापर हो गया, कापर सल्फेट हो गया, तो देखिए इसमें देखिए जो अनुपात होगा तो देखिए क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पूछा है ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो आप जानते हैं ऊष्मा के आधार पर हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक ऊष्माशोषी और दूसरी ऊष्माक्षेपी। इसमें क्या होता है, ऊष्माशोषी, ऊष्मा क्या होगा इसमें चाहिए, ऊष्मा चाहिए। ठीक है, अभिक्रिया पूरा करने के लिए, और उसमें क्या होता है, ऊष्मा बाहर आती है, क्या होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है। ठीक है, तो इस तरह से होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न अगला, ऊष्माशोषी अभिक्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। ऊष्माशोषी मतलब कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा लगे। ठीक ना, तो देखिए उत्तर दिया है, जिस अभिक्रिया से ऊष्मा का अवशोषण होता है या जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए जब हम नाइट्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, जलाते हैं, तो इसको जलाने के लिए हमें क्या ऊष्मा चाहिए, तो ये क्या है हमारा ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। ऊष्माक्षेपी जिसमें ऊष्मा का क्षेपण है, ऊष्मा बाहर निकले। ठीक ना, तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में क्या होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है या निकलती है, उससे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जब हम क्या करते हैं, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, जलाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, साथ में क्या होती है, ऊष्मा भी क्या होती है, मुक्त होती है। क्या होती है, मुक्त होती है। ठीक है, तो हमारी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न है, संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो संयोजन माने जुड़ना, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं उन्हें संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए, यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये क्या है आपका संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम एवं ऑक्सीजन मिलकर अभिक्रिया करते हैं और एक नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, तो क्या है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट है, उपचयन और अपचयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, देखिए उपचयन देख लीजिए, उपचयन और अपचयन एक दूसरे के पूरक अभिक्रियाएं हैं। जैसे उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास। ठीक है,
उपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, अपचयन में ऑक्सीजन क्या होगा, कमी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लिख दिया है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। पहला है, तो ये तत्व आपका क्या होगा, तत्व कापर है और काला रंग का कापर यौगिक कापर ऑक्साइड है। ठीक है, तो अब देखिए, जब आपका पहले का जो उत्तर जाएगा आपका जो हमारा होगा, ये कापर ऑक्साइड बनाएगा, कापर। ठीक है, क्या बनेगा आपका, कापर ऑक्साइड। दूसरे जो हमारा यौगिक कापर ऑक्साइड होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संक्षारण क्या है, धातु को संक्षारित होने से बचाने के लिए 3 विधियों का नाम लिखो। संक्षारण मतलब जंग लगना। ठीक है, तो देखिए, खुली वायु या नम वायु जल के संपर्क में किसी धातु की सतह पर आती है तो इसकी सतह पर वायु धातु से अभिक्रिया कर एक पदार्थ बना लेता है, जिससे धातु का क्षय, सारी क्षय रहना चाहिए, क्षय होने लगता है। इस परिघटना को संक्षारण कहते हैं। ठीक है, तो जब हमारे देखिए कोई लौह पदार्थ हम बाहर रखते हैं तो क्या होता है, वायु और नमी के संपर्क से क्या होती है, धीरे धीरे क्या होता है, उस पर भूरे रंग की परत जमना शुरू हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, संक्षारण या जंग लगना या रस्टिंग कहते हैं। ठीक है ना, आपने देखा होगा आपके जो खिड़की वगैरह बरसात के समय में क्या होते हैं, उस पर देखिए भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं, रस्टिंग या जंग लगना या संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण से बचाने के देखिए जो उपाय हैं, हम क्या करते हैं, जस्तीकरण कर देते हैं। क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन इसको कहते हैं, जिसपे कि उस पदार्थ पर क्या करते हैं, जिंक की क्या करते हैं, कोटिंग कर देते हैं या परत चढ़ा देते हैं। दूसरी विधि है पेंट लगाकर, जैसे हमारे खिड़की दरवाजे गाटर में सबसे, इसमें हम क्या करते हैं, रस्टिंग से या जंग लगने से बचाने के लिए उसमें पेंट कर देते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या है, तेल या ग्रीस लगाकर। तो तेल या ग्रीस लगाने से भी क्या होता है, हमारी जो रस्टिंग होती है या जो जंग लगना होता है रुक जाता है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि द्रव्यमान संरक्षण किस नियम पर आधारित है, तो ऊर्जा के, और जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया, तो लेवासिये ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, तो वही बार बार रिपीट किया है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है ताकि उसके ऊपर सतह से धूलकण हट जाएं, जिससे इसकी सतह प्रत्यक्ष रूप से वायु के संपर्क में आ सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निष्कासित होती है। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन निकलेगी तो क्या होगा, वो उसका अवकरण होगा। क्या होगा, अवकरण। ठीक है, चलिए, तापी वियोजन क्या है, इसका एक उदाहरण दीजिए। देखिए, तापी माने ताप से वियोजन में टूटना। ठीक है ना, तो जो अभिक्रिया क्या होगी, ताप से क्या होगी, टूट जाएगी या अलग अलग घटकों में अलग हो जाएगी, वो क्या कहलाएगी, तापी वियोजन। ठीक है, देख लीजिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें गर्म करने पर कोई पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विघटित हो जाता है उसे तापी वियोजन कहते हैं। विघटित माने टूट जाना, विघटित माने क्या होता है, टूट जाना। ठीक है ना, तो जब हम कोई अभिक्रिया कराएंगे और उसको ताप से क्या होगा, टूट जाएगी अलग अलग भागों में, उससे हम क्या कहेंगे, तापी वियोजन है, उसमें उसको उष्मीय वियोजन भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए उदाहरण दिया है। अब हम क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड था कार्बन में क्या होता है, विघटित तो हो जाता है। तो हमारा क्या है, आपका तापी वियोजन का उदाहरण, या इसको उष्मीय वियोजन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारा पहला चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है ना, मिलेंगे अगले चैप्टर में। आप वीडियो को अच्छे से करके देख लीजिए। ठीक है, और अपने मित्रों को शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि हमारा जो है वो उनको बराबर मिलता रहे। तो थैंक यू।